लिखने की जरूरत नहीं है, सब जब बोलेंगे तब लिखना। ट्रिग्नोमेट्री जो है दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। जब पढ़ ही रहे तो बिल्कुल बेसिक से पढ़े चुके, जो 10th में नहीं भी पढ़ के आया उसको भी समझ में आए। ट्राइगॉन, ट्राइगॉन बोलते हैं ट्रायंगल को, ठीक है। जैसे हेक्सागोन बोलते हैं 6 साइड वाले पॉलीगॉन को, पेंटागन 5 साइड वाले पॉलीगॉन को, वैसे ही 3 साइड वाले पॉलीगॉन को ट्रायंगल या ट्राइगॉन दोनों चीज बोल सकते हैं। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब ट्रायंगल के ऊपर कुछ मेजरमेंट करते थे हम इस चैप्टर में, क्लास 10th में, ठीक है। तो असल में ट्रिग्नोमेट्री क्या था, वो ब्रांच ऑफ मैथ था जो ट्रायंगल्स के साइड को उसके एंगल से रिलेट करता था, साइड और एंगल में रिश्ता बताता था। जैसे साइड साइड में एक रिश्ता है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। वो रिश्ता क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। मगर ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एंगल्स को साइड से रिलेट करता था, ठीक है। अलग अलग रेशियो आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब चीज। अब ट्रायंगल के साथ एक कमी क्या है कि ट्रायंगल में जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, और उसमें भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो जिन एंगल्स से या जिन एंगल्स को साइड से रिलेट करेगा ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक, वो एंगल ऑब्वियस सी बात है कि दोनों जो है, दोनों का सम 90 डिग्री है तो दोनों 90 डिग्री 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। अब ऐसा है अगर, तो फिर साइन 0 डिग्री की डेफिनेशन हमने पढ़ा था, वैल्यू पढ़ा था, साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, थीटा की जगह 0 डाला था हमने। तो ट्रायंगल का कोई एंगल 0 हो सकता था क्या? ट्रायंगल का एंगल तो 0 हो नहीं सकता है भाई। 0 हो जाएगा तब तो फिर वो ये वाला एंगल अगर 0 हो गया तो हाइपोटेनस साइड तो बेस पे ही आ जाएगा, तब तो फिर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, लाइन रह जाएगा। फिर ये कहाँ से आया? दूसरी चीज ये एक कमी ये रह जाती है कि 90 डिग्री के ऊपर एंगल का हम 90 डिग्री के ऊपर जो एंगल है उनका हम कोई भी रेशियो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों एंगल को 90 से छोटा होना पड़ेगा, तो दोनों में से कोई एक एंगल 90 से बड़ा तो हो नहीं सकता है। वो सारी कमियों को दूर करेंगे अब हम, जो क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वो किसी भी एंगल के लिए पढ़ेंगे हम। दुनिया के कोई सा भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री वैलिड है, 1000 डिग्री, 2000 डिग्री, 5000 डिग्री, 20000 डिग्री, कुछ भी, 11000 डिग्री, ठीक है, 2,11,000 डिग्री, 52,11,000 डिग्री, हर एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री वैलिड है। तो इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री, वो हर एंगल के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम क्या क्या बोले, पहले तो तुमको ये बताया कि ट्राइगोन का मीनिंग होता है ट्रायंगल, मेट्री मतलब मेजरमेंट, मतलब ट्रायंगल के मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ काम हम ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे, पहला बात। दूसरा बात हम ये देखें कि ट्रिग्नोमेट्री वो मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो ट्रायंगल के एंगल को उसके साइड से जोड़ता है, ठीक है। जैसे रेशियो पढ़े होंगे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो थीटा क्या होता है, इसमें एंगल होता है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है, ट्रायंगल का साइड होता है, तो जोड़ दिया ना एंगल को साइड के साथ, ठीक है। तो फिर हम ये बताएं आपको कि इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री फॉर एनी एंगल पढ़ेंगे। अभी आपको सोच के ताज्जुब हो रहा होगा कि कैसे फॉर एनी एंगल, तो सर बोल रहे हैं मगर कैसे, चूंकि ट्रायंगल में तो जो एंगल है उसका सम 180 के ऊपर जा ही नहीं सकता है, तो 52,11,000 डिग्री के लिए कैसे पढ़ेंगे। तो वही सब आपको ही मैं अब ब्रीफ करता हूँ धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले तो हम एंगल की बात कर लेते हैं। अब पहला डेफिनेशन जो हमको क्लास 11th में पढ़ना है वो है एंगल या मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। तो एंगल के बारे में पहले से क्या जानते हो, क्या पढ़ के आए हो, एंगल की कोई डेफिनेशन पढ़ के आए हो क्या? तो बताओ आप लोग एंगल के बारे में क्या क्या पढ़ के आए हो, जो पढ़ के आए हो बताओ।
क्या हो गया? चुप हो गया सब? नाराज हो गए हो क्या? अच्छा खासा 180 डिग्री का हिसाब। हाँ बोलो। आवाज बहुत धीरे आ रहा है, तुम ईयरफोन नहीं लगाई हुई हो क्या? तो माइक के नजदीक, जो माइक को मुंह के नजदीक करके बोलिएगा। हाँ सर, कह रहे हैं एंगल किस टाइप की बात कर रहे हैं? ऐसे तो होता है एक्यूट, ऑब्ट्यूज, कंप्लीट, स्ट्रेट, वो तो टाइप ये हो सब। गया एंगल का। वो तो एंगल का टाइप हो गया, सही बात बोल रही हो बिल्कुल। एक्यूट एंगल का होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। मगर सवाल ये है कि एंगल किसको बोलते हैं? एंगल सर, ये दो लाइन सेगमेंट के बीच में जो मिलता है उसको एंगल कहते हैं। दो लाइन सेगमेंट के बीच में क्या होता है जो? तो सर, दो लाइन आपस में मीट करता है तो उसके बीच में जो एंगल बनता है उसी को एंगल कहते हैं। तो फिर तो एंगल के डेफिनेशन में एंगल कहाँ से लाई? मतलब दो लाइन तुम्हारे हिसाब से जहां मीट करता है, ठीक है, उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल बोलते हैं। तो ये तो एंगल को डिफाइन कर रहे थे, और हम ये बोल दिए कि जो एंगल बनता है उसको एंगल बोलते हैं। तो एंगल ही तो डिफाइन नहीं है ना अभी। तो और अटेम्प्ट यस लो। सर। और कोई और? हाँ के बोल। बीच के एरिया को एंगल बोलते हैं। एरिया को? एरिया को अगर एंगल बोलते रहते तो अब हमको ये बताओ, जैसे एक सेकेंड, ये लाइन क्यों नहीं ड्रॉ हो रहा है? हाँ। अगर एरिया को एंगल बोलते तो ये वाला, ये एक हमने एक यहाँ पे एक रीजन ड्रॉ किया, ये वाला, और एक बाहर में ऐसे ड्रॉ कर दिया। इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। तो पूछा कि एंगल, ये जो 1 वाला एंगल बड़ा है या 2 वाला जो है वो बड़ा है, क्या बोलोगे? बताओ। किसी भी दो लाइन सेगमेंट्स या फिर लाइंस के बीच के स्पेस को एंगल बोलते हैं, जिसको हम लोग डिग्रीज में मेजर करते हैं। स्पेस को नहीं बोलते हैं। स्पेस को बोलते रहते या एरिया को बोलते सर रहते तो मेरे इस एक सेकंड, नहीं नहीं, हम एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई कर रहे हैं, फिर आप बोलिएगा, ठीक है? अगर एरिया को बोलते रहते ना, तो यहाँ पे तो ये वाला एरिया बन रहा है, और इधर ये वाला एरिया बन रहा है, ये सब पूरा, ठीक है? तो तब तो फिर तो दूसरा वाला जो हम ड्रॉ किए वो बड़ा एंगल बन जाता 1 वाले से। ऐसा थोड़ी ना है। 60 डिग्री बनाए हो तो यहाँ पे मार्क करके 60 लिख दो, या यहाँ मार्क करके 60 लिख दो, वो तो बात सेम ही रह जाती, ठीक है? वो तो सेम ही बात होता है, कहीं पे भी मार्क करो या यहाँ पे मार्क कर दो। तो एरिया या डिस्टेंस से रिलेशन नहीं है एंगल का। हाँ अब बोलो खुशी, क्या बोल रही हो? सर, हम कह रहे हैं दो लाइन के बीच के मेजर ऑफ रोटेशन को एंगल कहते हैं। सही बात है, अब सही डेफिनेशन पे हम लोग आ गए। तो एंगल क्या है? लाइन के भी नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे कि दो रे लिया हमने, या एक रे हमने लिया ऐसे। रे तो पता होगा कि रे, इसका इनिशियल पॉइंट तो होता है, टर्मिनल पॉइंट कुछ कोई नहीं होता है इसका, ठीक है? तो ये हमारा रे है। तो इस रे को हमने घुमाया, इसका ओरिजिनल पोजीशन ये है, यहाँ से इसको हमने घुमा दिया और घुमा करके हमने इसको यहाँ पे पहुंचा दिया। तो जो हमने घुमाया इसको, तो हमने रोटेट किया इसको, इस फिक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट किया हमने, मतलब इस वाले पोजीशन को फिक्स करके ऐसे घुमा दिया हमने, ये वाला अपनी जगह से नहीं हिला। तो जो रोटेशन किया हमने, रोटेशन को मेजर करते हैं हम जिस यूनिट में, उसको हम एंगल बोलते हैं। या जो सिस्टम है रोटेशन को मेजर मेजर करने का, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, ठीक है? तो जैसे फिर हमने यहाँ से सपोज शुरू किया, इसको घुमा करके हम ये यहाँ तक पहुंचा दिए, ऐसे पूरा घुमाए इस रास्ते से, और घुमाते हुए ला करके यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया। तो जो हमने रोटेशन किया वो कितना रोटेशन किया, तो उसको मेजर करते हैं हम। उसको मेजर करने के लिए हम जो क्वांटिफायर यूज करते हैं उसका नाम है क्या? एंगल, ठीक है? तो लिखो सबसे पहला डेफिनेशन, फिर इसके बारे में और बात करेंगे। मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पोजीशन।
या अबाउट से इनिशियल पॉइंट लिख लो पोजीशन को, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इज नोन एज एंगल वो सब अब नहीं लिख रहे हैं, वो अंडरस्टूड है, अब मैथ में उतना लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। तो रोटेशन को मेजर करने के लिए हम एंगल के सिस्टम को लेकर के आते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा यहाँ से हमने शुरू किया था, एक सेकंड, लाइन सीधा नहीं ड्रॉ हो रहा है और शेप सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हो गया सेलेक्ट। यहाँ से सपोज हमने शुरू किया और यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया ला करके इसको, इधर से शुरू किया यहाँ पे ख़त्म किया। तो ये वाला जो है ये क्या है, हमारा एंगल है। ये जो रोटेशन मेजर करेंगे हम इसको कहेंगे कि एंगल है, कितना रोटेशन किया गया। अभी हम और बात करेंगे इसके ऊपर में। जो हमारा ये वाला साइड था जिसको हमने घुमाया उसको बोलते हैं इनिशियल साइड, और जो फाइनल पे हम पहुंच गए जिस पे इस वाले साइड पे जहां घुमा के हमने पहुंचा दिया, इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। कभी कभी इनिशियल पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन भी बोल देते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है जिसके अबाउट रोटेशन कराया, इसको कहा जाता है वर्टेक्स। लिखते जाओ आप लोग और लिख के मुझे बता दो, लिख के बता दो, फिर हम आगे की बात बताते हैं। सर हो गया। यस सर। ठीक है, तो अब अभी तक जो हम एंगल पढ़ते थे वो सिर्फ पॉजिटिव एंगल पढ़ते थे, है ना, 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे करके हम पढ़ते थे। अभी तक हमने ऐसा कुछ एंगल नहीं देखा है, -30 डिग्री -50 डिग्री। तो अब हम निगेटिव एंगल्स की भी थोड़ी बात करते हैं, एंगल पॉजिटिव कब होता है और निगेटिव कब होता है। तो जैसे ये वाला हमारा इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल साइड था, इसको हमने घुमा करके यहाँ पहुँचा दिया। ओहो, इसको हमने रोटेट कराया और यहाँ पहुँचा दिया हमने सपोज। ठीक है, तो ये हमने घुमाया जो इसको, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया? सर एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया जाता है तो एंगल को बोलते हैं कि एंगल पॉजिटिव है। ठीक है, रोटेशन लिखते जाओ साथ साथ मेरे, एंटी क्लॉकवाइज implies angle is positive, और यही अगर क्लॉकवाइज घुमा दे, ये हमारा इनिशियल साइड है, इसको हमने नीचे की तरफ ऐसे घुमा दिया। ठीक है, ऐसे। तो अब इसमें क्या हुआ, रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज हुआ। तो जब रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो एंगल को हम बोलते हैं कि एंगल क्या है, निगेटिव है। तो इस क्लास में निगेटिव एंगल पे भी उतना ही काम करना पड़ेगा आपको जितना पॉजिटिव एंगल पे करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब अगला सवाल है कि एक कंप्लीट रोटेशन जो हम करते हैं, जैसे हमने सपोज यहाँ से शुरू किया और इसको पूरे को घुमा करके फिर इसी पोजीशन पे लेके चले आए ऐसे, तो कितने डिग्री का एंगल बोलते हैं एक कंप्लीट रोटेशन को हम? 360 डिग्री। 360 डिग्री का। सही। तो अब सवाल ये है कि एक फुल रोटेशन को 360 डिग्री क्यों बोलते हैं?
ठीक है, क्वेश्चन है वाई फुल रोटेशन बराबर 360 डिग्री, बताओ। सर ऐसे देखें तो अगर सर दो स्ट्रेट लाइन है तो एक स्ट्रेट लाइन का सम एक स्ट्रेट लाइन पे हो जाएगा 180 और नीचे में 180, दोनों को मिला के 360 हो गया। अच्छा और ऐसे भी ठीक है। जानते हैं एक अच्छा रुको, पॉइंट पहले पे एक सेकंड, पहले पहले वाले की बात कर ले, फिर दूसरे वाले की बात करेंगे, ठीक है। पहले वाले की बात जो है, पहले वाले में आपने कहा कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन है और इधर जो है बनता है 180 डिग्री, तो इधर भी बनता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री जोड़ा हमने, मतलब यहाँ से शुरू करके हम रोटेट इतना किए रहते, मतलब इधर रोटेट करके लेके आगे रहते, तो हम क्या बोलते हैं, एंगल 180 डिग्री का बन रहा है। मगर चूंकि हम नीचे भी आ गए, एक बार और उतना ही रोटेट किया, तो 180 जोड़ 180 हम बोल रहे हैं 360 डिग्री। तो फिर सवाल वहीं पे आके अटक जाता है कि इसको 180 डिग्री क्यों बोल रहे हैं। असल में इसको 180 डिग्री बोल रहे हैं उसके वजह से पूरी कंप्लीट रोटेशन को 360 नहीं बोल रहे हैं। कंप्लीट रोटेशन 360 कहलाता है, इसलिए आधा रोटेशन 180 कहलाता है। मगर सवाल यह है कि कंप्लीट रोटेशन 360 क्यों कहलाता है। ठीक है, हाँ दूसरा आंसर बताओ, क्या एक और चीज बता रही थी। आप सर ऐसे भी जानते हैं कि एक पॉइंट पे सम ऑफ मतलब और एंगल 360 बनाता है कंप्लीट एंगल, तो उससे भी हाँ नहीं बोल सकते। नहीं, तो वही तो बोल रहे हैं कि कंप्लीट एंगल, फुल रोटेशन का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं, 360 डिग्री को बोलते हैं। ठीक है, जैसे राइट एंगल 90 डिग्री को बोलते हैं, ठीक है, वैसे ही कंप्लीट एंगल 360 डिग्री को बोलते हैं। तो सवाल तो वही है कि कंप्लीट एंगल को 360 डिग्री क्यों बोला जाता है। क्योंकि अगर हम यहाँ से अब शिफ्ट करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद रेडियन के सिस्टम में, और 90% ऑफ द कैलकुलेशन जो हम करेंगे क्लास 11th में वो डिग्री में ना करके रेडियन में करेंगे। तो डिग्री की कमी हमको पता हो तभी तो पता चलेगा, हम अप्रिशिएट करेंगे कि डिग्री की जगह रेडियन वाला सिस्टम क्यों लाया गया है। तो चलो, ये इसका ज़्यादातर आंसर बच्चे लोग यही देते हैं जो आपने दिया है, और देना भी चाहिए, सही बात है। इसी तरीके से सोचना चाहिए मैथ में। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा सही कंक्लूजन तक पहुंच जाएं। ठीक है, मैथमेटिकल थॉट ऐसे ही होता है। ये 180 है तो इसका डबल 360 लिया गया होगा। तो फिर हमने आपको बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, 360 है इस वजह से आधे को 180 बोलते हैं। बट इसका तो कोई फिक्स्ड रीजन नहीं है, तो सिर्फ एक एक्सियम है ना। आ, हाँ बोल सकते हो, काइंड ऑफ एक्सियम। मगर ये सवाल है कि मतलब ये कहाँ से आया। ये सही बात कह रही हो कि इसको एज एक्सियम हम ले लेते हैं, एक कंप्लीट रोटेशन को 360 डिग्री। मगर हिस्टोरिकल रीजन है इसके पीछे, वो हिस्टोरिकल रीजन की बात थोड़ी कर ले हम, क्यों ऐसा जो है हम करते हैं। ठीक है, फिर उसमें हम वो क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे जो पहले केमिस्ट्री की क्लास में एक बच्चे ने पूछा था कि सर हम लोग मेट्रिक सिस्टम का यूज क्यों करते हैं। और अचानक से पूछ लिया था, तो मैडम भी जो है वो मतलब उनको लगा कि ये इसका आंसर यही है, सही आंसर इसका यही है, क्योंकि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कन्वेंशन है मैट्रिक सिस्टम, सेंटीमीटर मीटर वाला सिस्टम। तो उनको लगा कि यही रीजन होगा। वो भी एक रीजन है, मगर उसके अलावा एक और रीजन है, उसका भी हम आंसर ढूंढेंगे। पहले इसका हिस्टोरिकल रीजन का कुछ बात कर ले। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था, बताओ। चलो अब हम बताते हैं, ठीक है। अब हमको बताते हैं, इसके लिए बहुत सारे थ्योरी है, तो हम पूरी थ्योरी नहीं लिखेंगे आपके सामने, हम सारी थ्योरी तो नहीं लिखेंगे आपके सामने, शॉर्ट में मतलब उसको हम बता रहे हैं, इसको दिमाग में रखना। पहला रीजन क्या है, पहला रीजन जो है स्काई वॉचर्स से जुड़ा हुआ है। स्काई वॉचर्स मतलब जो आसमान को ऑब्जर्व किया करते थे, तारों को, चांद को, सूरज को, ये सब को जो है ऑब्जर्व करते थे। तो जैसे एक स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो, तो 360 डिग्री 360 दिनों के बाद दिखता था कि वो स्टार घूम फिर के वहीं पहुंच गया। जैसे ये स्टार आसमान में आज यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर दिखा अगले दिन, थोड़ा सा ऊपर दिखा, थोड़ा सा और ऊपर दिखा अगले दिन। ठीक है, ये 360 दिन के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचा हुआ दिखाई देता था स्टार। तो ये देख करके जो है उन लोगों ने अंदाजा लगाया, मतलब क्योंकि 360 दिन में एक रोटेशन होता था,
ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि ये जो पूरा एक कंप्लीट जो एक सर्कल बन रहा है उसको हम कितने कितने डिग्री का एंगल बोल देते हैं, 360 डिग्री का एंगल बोल देते हैं। तो देखो ये बस थ्योरी है, किसी ने पास्ट में जाके देखा नहीं है कि एग्जैक्टली कहाँ से निकल के आया है वो ये। ठीक है, बस थ्योरी है। तो हमको थोड़ा सा हिस्ट्री पता होना चाहिए, जब तक पता नहीं रहेगा तो हम रेडियन वाले सिस्टम को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर 360 डेज, सन की ही बात कर लो ना, सन एक स्टार है, तो 360 दिन में अर्थ सन के अराउंड एक रोटेशन एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो 360 दिन के बाद सूरज दिखता है कि जहां से था उसी पोजीशन पे पहुंच गया। आफ्टर 360 डेज स्टार्स यूज टू रीअपेयर। देखा जाए तो फिर तो 365 डेज लगते हैं। सही बात है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि 365 है, मगर उस वक्त जो है इतना फिक्स कैलकुलेशन मौजूद नहीं था। मतलब आंखों से ही ऑब्जर्व करते थे, तब की ये कन्वेंशन तब से बना है जब चीजों को आंखों से ऑब्जर्व करते थे। जैसे अभी जो हम ये मैथ पढ़ रहे हैं इसमें तुम पढ़े होगे क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरस के बारे में या थेल्स के बारे में। तो हमको ये बताओ कि थेल्स या पाइथागोरस आज से कितने साल पहले जिंदा थे, या यूक्लिड, ये लोग कितने साल पहले जिंदा थे आज से। मतलब एग्जैक्ट नंबर तो हमको भी नहीं पता है, मगर ये लगभग लगभग 2500 से 3000 साल पहले की बात है। ये लोग भी, इनका डेट ऑफ बर्थ मतलब बिफोर क्राइस्ट में मिलता है हमको। तो आज से 2500 साल पहले, 3000 साल पहले, जब लोगों को किसी चीज का सेंस नहीं था, तब जो मैथमेटिशियन थे और फिलोसफर थे वो लोग इन सब चीजों पे काम कर रहे थे, दिमाग लगा रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि दुनिया कैसे बना है, क्यों बना है। तो इतना तो टेलीस्कोप था नहीं अवेलेबल, एग्जैक्ट एंगल मेजर कर ले या थियोडोलाइट। तो 360 दिनों के बाद उनको लगभग लगभग लगता था कि उस पोजीशन पे पहुंच गया है, इसीलिए उन्होंने जो है 360 दिनों का जो है ये नंबर लिया। फिर एक कारण और है, जैसे ल्यूनर कैलेंडर होता है तो वो 350 से 355 दिन का होता है। एक तो हम लोग सोलर कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो ल्यूनर जो होता है 350 से 355 दिन का होता है। तो इसमें भी देखा जाए तो जो नंबर है वो 360 के करीब पहुंच रहा है। ठीक है, और स्टार जो है, स्टार का रेवोल्यूशन भी जो है वहीं पे आकर के जो है अटकता था, जहां पे जो है जहां से शुरुआत हुई थी। तो ये सब कुछ थ्योरी है जिसके जरिए हम अंदाजा लगाया जाता है कि कहाँ से शुरुआत हुई होगी। ठीक है, तो पहला थ्योरी ये है कि आफ्टर 360 डेज स्टार यूज टू रीअपियर एट देयर ओरिजिनल पोजीशन, या यूज टू की जगह ज्यादा अच्छा वर्ड है अपेयर्ड टू लिखो। अपेयर टू रीअपेयर अच्छा नहीं लगेगा, सीम टू रीअपेयर, दिखता था, तो रीअपेयर हो गया अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। अब मैं इसमें ज्यादा नहीं लिखूंगा, बस इतना लिख के छोड़ दिया, आगे की बात अंडरस्टूड है, आपको समझ लेना है। इसी वजह से जो है 360 दिनों का 360 दिन एक कंप्लीट रोटेशन को 360 डिग्री बोला गया। दूसरा एक और थ्योरी है, वो थ्योरी है बेबीलोनियन सिविलाइजेशन की। बेबीलोनियन सिविलाइजेशन की थ्योरी है। दूसरी थ्योरी कहती है कि जो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में लोग थे वो मैथ में काफी आगे थे। मतलब इराक का जो सिविलाइजेशन था, इराक में जो अभी का मॉडर्न इराक है, वहां पे दो सिविलाइजेशन जो है, दो सिविलाइजेशन बहुत फेमस हुआ, एक तो मेसोपोटापियन और एक बेबीलोनियन। तो जो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन था, ये लोग मैथ में आगे थे। इनके यहाँ जो बेस चलता था मेजरमेंट का, वो 10 का बेस नहीं चलता था। इनके यहाँ जो बेस चलता था मेजरमेंट का, वो 60 का बेस चलता था। अब ये 10 का बेस और 60 का बेस का क्या मीनिंग है अभी समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले तो इसको लिख लो, बेबीलोनियंस हैड 60 बेस सिस्टम। 60 का बेस था तो हर चीज 60 के मल्टीपल में होता था, 60, 120, 180, ऐसे करते करते 360 आया। तो रैंडमली उन्होंने जो है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को जो है 60 का ही एक मल्टीपल मतलब 360 जो है नाम दे दिया। ठीक है, तो इसको इसको पहले यहाँ लिखो, फिर मैं इस बेस का मीनिंग समझाता हूँ। बेबीलोनियंस हैड 60 बेस सिस्टम, 60 का बेस का सिस्टम था उनका।
हम जो यूज करते हैं अभी उसमें 10 का बेस का सिस्टम होता है। दोनों में फर्क समझाता हूँ। तो 60 के बेस का सिस्टम था तो हर कुछ 60 के मल्टीपल में वो करने की कोशिश करते थे। तो 60, 120, 180 करते करते जो है 360 भी आ जाएगा, 240, फिर 300, फिर 360। तो रैंडमली उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को हम 360 मान लेंगे, और Yes, वही नोटेशन चलता चला आया अभी तक। ठीक है, चलो अब हम तुमको समझाते हैं कि 60 बेस और 10 बेस में क्या फर्क है। तो यहीं से हमको उस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा कि डेसिमल सिस्टम, सॉरी मैट्रिक सिस्टम क्यों फॉलो करते हैं हम। तो पहले 60 बेस का, पहले तो मैट्रिक सिस्टम को देखते हैं। मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है। मैट्रिक सिस्टम में कुछ ऐसा चलता है ना, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। अगर जाहिर सी बात है लेंथ मेजर कर रहे हैं तो मीटर, यही टाइम मेजर करते तो यहाँ सेकंड आ जाता, इसको मिली सेकंड, सेंटी सेकंड या डेसी सेकंड बोलते। अगर मास मेजर करते तो ये मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, और यहाँ मीटर की जगह ग्राम आ जाता। ठीक है, तो ये 10 का बेस चल रहा है, कुछ भी लो, मीटर लो, इसको ग्राम लो या सेकंड लो, कुछ भी लो। ठीक है, या कूलम लो, मिली कूलम भी होता है, पढ़े होगे। तो मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, अब यहां से देखो, किलो को हेक्टर में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। वैसे ही हेक्टो को डेका में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। डेका को अगर मीटर में या ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। तो ये देखो, इसमें जो हर स्टेप है वो कितने कितने का स्टेप मिल रहा है हमको, 10 का स्टेप मिल रहा है हमको। ठीक है, क्यों मिल रहा है अभी इस पे बात करते हैं हम, क्यों 10 वाला जो है फॉलो किया गया, इस पे बात करते हैं। फिर मीटर से डेसीमीटर में जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर में जाना है तो 10 से, मिलीमीटर में जाना है 10 से। हर स्टेप 10 का है। मीटर से मिलीमीटर में जाना है तो 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार तो मीटर से डेसी आने में, एक बार डेसी से सेंटी आने में, एक बार सेंटी से मिली आने में। तो 3 बार 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितने से हमने ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से। अब ये 10 वाला सिस्टम क्यों चलता है उसके बारे में बात करते हैं, मगर उसको जानने के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 10 बेस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। 10 बेस पे जो कैलकुलेशन होता है उसको डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो डेसिमल सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ, जैसे एक नंबर लिखा हुआ है ऐसे 3521। तो आपसे पूछा जाए कि ये जो लिखा हुआ है पहला वाला डिजिट सबसे राइट में, ये क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ये 1 है। तो मैंने मान लिया ये 1 है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि ये जो दूसरा वाला डिजिट है ये क्या है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले तो ये बताना है कि इसका फेस वैल्यू क्या है, फिर बताना है प्लेस वैल्यू क्या है, फिर बताना है कि ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फेस वैल्यू, उसके बाद प्लेस वैल्यू, उसके बाद बताना है रिप्रेजेंट्स व्हाट। जो 2 है उसका फेस वैल्यू बताओ, फेस वैल्यू क्या है। तो फेस वैल्यू बोलते हैं जो भी डिजिट दिख रहा है ना उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। तो फेस वैल्यू तो 2 ही हो गया इसका। जैसे इस 5 का पूछा फेस वैल्यू क्या है, तो जो दिख रहा है बस वही है, 5 है। इस 2 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो टेंस प्लेस पे आ रहा है तो टेंस हो गया। तो अब ये जो 2 है इसको देख के धोखा नहीं खाना, ये 2 नहीं है, असल में ये 20 है। ये 2 2 नहीं 20 है, क्योंकि ये 2 नहीं 2 टेंस है, मतलब 2 10 10 का पैकेट है ये। ठीक है, तो ये 2 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 20 को। वैसे ही 5 जो है इसका फेस वैल्यू तो 5 है, प्लेस वैल्यू इसका हंड्रेड्स का है। हंड्रेड मत बोलना, हंड्रेड और हंड्रेड्स में फर्क होता है। हंड्रेड जो प्लेस वैल्यू है अलग है, और हंड्रेड जो प्लेस वैल्यू है वो अलग है दोनों। तो अभी जो है ये हंड्रेड्स का है, ये वाला डी एस वाला। सर
से डिवाइड कर देंगे 100 को। हाँ 100, हाँ उसकी बात करेंगे 100 की, पहले इन सब की बात कर ले। तो प्लेस वैल्यू तो 100 है, तो इसका मतलब ये 5 5 नहीं है, 500 का पैकेट है, मतलब ये 500 है। ये तो 3 है, 3 नहीं है, ये कितना है, 3000 है। तो चलो कुछ और चीजें बता दूं, जब ये सब बात चल रही है अच्छा लगेगा, आपको इंटरेस्ट बनेगा इस टॉपिक में। कुछ हिस्टोरिकल चीजें बता दूं आज की क्लास में, फिर हम और मैथ की बात करेंगे। हिस्टोरिकल क्या, आज भी मैथ की बात करने वाले हैं आगे। तो अब देखो, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन करते थे, 3 5 2 6 इंटू सपोज हमको 1 2 3 से मल्टीप्लाई करना है इसे, ठीक है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते थे इसको, मतलब 3 से शुरू करते थे या 1 से शुरू करते थे? इससे 3 से शुरू करते थे हम। अगर हम बोले कि 1 से भी शुरू करके सही आंसर तक पहुंचा जा सकता है, तो या तो तुम बहुत जल्दी क्लिक कर जाएगा तुमको कैसे, या तो तुम सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा तो होता ही नहीं है, बोलोगे गलत बात है। फिर ये सोचोगे कि जैसे 1 से करेंगे तो 1 इंटू 6 6 आएगा, तो यूनिट प्लेस पे सम वम करने के बाद तो 6 आ जाएगा। और जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 आएगा, बाद में कुछ भी आए, इधर नीचे में कुछ भी आए, यूनिट प्लेस पे फाइनल आंसर 8 आएगा और यहाँ से 6 आएगा। तो आपके दिमाग में ये क्लिक करेगा कि ये सही बात नहीं बताई जा रही है, कि ये वाला दोनों आंसर कैसे सही हो जाएगा एक साथ। इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम असल में सोचे ही नहीं कभी आज से पहले कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। मतलब हम राइट से मल्टीप्लिकेशन शुरू कर रहे हैं, तो क्यों मल्टीप्लिकेशन राइट से शुरू कर रहे हैं, इस बारे में कभी हमने नहीं सोचा। बस हमको बता दी गई एक बात और हमने मान लिया उसको कि हाँ ऐसा है, ठीक है। तो पहले तो हम चलो स्टेप्स करके देखते हैं, फिर आपसे रीजन पूछेंगे। तो ये जो हम यहाँ से शुरू करते हैं 3 6 18, हम करके दिखाएंगे आपको दोनों साइड से मल्टीप्लाई। 3 6 18 का 8 लिखा हमने, हाथ में 1 आया, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 5 15 और हाथ में बच गया 1, 3 3 9 और हाथ में बच गया 10, ठीक है। फिर ये 2 से जब मल्टीप्लाई करना होता था तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्रॉस डालते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 0 डालते हैं और बहुत सारे खाली छोड़ देते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ से शुरू करते हैं। तो 2 6 12 का 2 हाथ में 1, 2 2 4 और एक 5, 2 5 10 का 0 हाथ में 1, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7। फिर जब 1 से मल्टीप्लाई करना होता है तो फिर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 2 क्रॉस डालते हैं, बहुत सारे 2 0 डालते हैं और बहुत सारे बच्चे खाली छोड़ देते हैं यहाँ पे, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 2 2। एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 2 12 2 4 5 नहीं ठीक है। 1 6 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 1 5 ज़ा फिर 5, 1 3 ज़ा 3, ठीक है। इसको ऐड करते हैं और फाइनल आंसर तक पहुँचते हैं। 8 7 2 9, 5 5 10, 6 16 का 6 हाथ में 1, 2 1 3, 7 5 12 13 का 3 हाथ में 1, 3 1 4। ये हो गया, ये आंसर आ गया हमारा। अब इसमें मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो क्रॉस डाले हैं यहाँ पे जो 2 क्रॉस डाले हैं, ये क्यों डाले हैं, या जो खाली छोड़ देते हैं क्यों खाली छोड़ देते हैं? कि वहां पे जितना 0 लगता है उतने का प्लेस खाली छोड़ देते हैं। जितना 120। अच्छा ठीक है, तो फिर ये बताओ कि नहीं, ठीक है समझ गया, फिर ये बताओ कि 0 क्यों लगता है? क्योंकि हम वहाँ पे टेंस वाला सिस्टम लेते हैं, सही बात है। एक 0 बचना ही है इसलिए उसको छोड़ देते हैं। अच्छा ठीक है, चलो देखो, हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके समझा रहे हैं सबके लिए। आपने जो बोला है सही बोला है बिल्कुल। जैसे हमको मल्टीप्लाई करना होता है 3 इंटू 200, तो हम क्या करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 और लास्ट में जो 2 0 है उसको ला के बैठा देते हैं। 30 इंटू 50 करना होता है तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो 2 0 बच गया इसको लास्ट में ला के बैठा देते हैं। तो ये तो हमने जो मल्टीप्लाई किया 3 से किया हमने, 3 6 ज़ा 18, ठीक है, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 3 से कर लिया। अब ये जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हम असल में 2 से नहीं कर रहे हैं, ये हम 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
ठीक है, मगर हम तो 2 6 12 का टेबल पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए चूंकि 20 है, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज में तो लास्ट में तो एक जीरो आकर के बैठेगा ही बैठेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस देना सही नहीं है, खाली जगह छोड़ना भी सही नहीं है। सही क्या है, सही है कि यहाँ पे जीरो लगाया जाए। जीरो क्यों, क्योंकि हम 2 से नहीं 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वैसे ही ये 1 से नहीं हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 जीरो तो पहले लगाना पड़ेगा ना लास्ट में, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 900 को हम या 1900 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 19 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सपोज, तो 19 इंटू 1 तो हम करेंगे, मगर लास्ट में ये 2 जीरो तो लगाना पड़ेगा ना ला करके मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये जो 1 से नहीं 100 से कर रहे हैं, इसलिए 100 का जो 2 जीरो है वो यहाँ पे ला करके लगाते हैं और तब हम ऐड करते हैं इसको, और इस रिजल्ट तक हम पहुंच जाते हैं। तो अगर हमको ये पता है तो हम कहीं से भी शुरू करेंगे और कहीं पे भी जा करके हम खत्म कर सकते हैं। सपोज मेरा दिल किया हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ठीक है कर लो। ये 2 से नहीं हम 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमको ये पता होना चाहिए। 123 में 2 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक जीरो 20 का लगा दो। 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लास्ट में एक जीरो है तो उसको यहाँ लगा दिया। अब फिर मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 12 का 2 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 2 5 10 का 0 हाथ में 1, 2 3 6 और 1 7। अब मेरा दिल किया कि अब हम इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, भाई उल्टा हम काम करते हैं इससे। तो ये 1 नहीं है 100 है, हमको पता होना चाहिए। तो 100 का 2 जीरो लगा दिया यहाँ पे लाके, और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। 1 6 6, 1 2 2, 1 5 5, 1 3 3। और फिर मेरा दिल किया कि अब हम 3 से करते हैं, चलो तो अब 3 से कर लो। तो 3 तो यूनिट प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लास्ट में तो कोई जीरो है नहीं, तो इसलिए जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस से शुरू करना पड़ेगा लिखना हमको। 3 6 18 का 8 हाथ में 1, 3 2 6 और 1 7, 3 5 15 का 5 हाथ में 1, 3 3 9 और 1 10। अब हमने इसको ऐड किया तो यहाँ 8 आ गया, 7 + 2 9, 5 5 10 और 6 16 का 6 हाथ में 1, 2 और 1 3, फिर 7 5 12 में 1 जोड़ दिया तो 13 का 3 हाथ में 1, और 3 में 1 जोड़ दिया तो 4। देखो दोनों जगह से सेम आंसर आ गया। अब इसका फायदा क्या हुआ, हम वापस पहुंचेंगे वो मैट्रिक, हमारा क्वेश्चन जो ओरिजिनल है उसको आंसर करेंगे, मगर पहले कुछ चीजें बैकग्राउंड की मालूम हो तब हम आंसर कर पाएंगे, नहीं तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। तो वही बैकग्राउंड में सेट कर रहा हूँ। तो सेट करते करते मैं ये, चूंकि ये सब चीज लाइफ में एक बार बताई जाती है, तो आज बता दे रहा हूँ, अब 2 साल तक अगले इन सब चीजों के बारे में बात नहीं होगी। इससे ना हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। जैसे हमें 123 से मल्टीप्लाई करना है, तो तुम सोचोगे तुम्हें 23 का टेबल याद है क्या? अगर याद है तो अच्छी बात है, तुम 3 और 2 से अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बजाय 23 से सीधे मल्टीप्लाई कर लो। तो चलो तुम्हें नहीं याद है तो ठीक है, 12 का तो तुम्हें टेबल याद है ना। हालांकि 30 20 तक का टेबल जो है याद रहे तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। तो हमें 3 का टेबल याद है तो हम पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 6 18 का 8 हाथ में 1, 3 2 6 और 1 7, 3 5 15 हाथ में 1 बच गया, 3 3 9 और 1 10। अब ये जो 12 है, 12 का टेबल हमको याद है, और 123 में हम 12 को कंबाइंड देखें तो 12 120 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी तो 120 में हम 3 जोड़ेंगे तो 123 बनेगा। जैसे ये 100 + 20 + 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना 123। तो अब हम 12 को एक साथ देखें, अगर 1 और 2 को अलग अलग ना देखे तो ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 + 20 को या 120 को। तो हम सीधे 120 से मल्टीप्लाई करेंगे अब इसमें। तो सीधे 120 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि एक जीरो जो 120 के लास्ट में है उसको हमको यहाँ लिख देना पड़ेगा, और 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 6 के 72 का 2 हाथ में 7, 12 दूनी 24 और 7 31 का 1 हाथ में 3, 12 25 60 और 3 63 का 3 हाथ में 6, 12 तिया 36 और 6 42। अच्छा, क्लास खत्म होने का नोटिस आ गया है, जैसे ही ये क्लास एंड होगा दोबारा कनेक्ट करना सब। 5-10 तक क्लास लूंगा मैं, क्योंकि 5:15 से आपकी दूसरी क्लास है केमिस्ट्री की। तो अब इसको ऐड करके देख लो, 8 यहाँ से आ गया, 7 में 2 जोड़ा तो 9, 5 में 1 जोड़ा तो 6, 0 में 3 जोड़ा तो 3,
एक में 2 जोड़ा तो 3 और 4, सेम आंसर आ गया। तुम्हें 23 का टेबल अगर याद रहता तो तुम 23 से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे। जैसे हम 23 से मल्टीप्लाई करना शुरू किए तो 23 पचे 115 होता है, 23 छके 138 होता है। ठीक है, तो 138 का 8 लिख दिया और हाथ में 13 बच गया। 23 दूनी 46 होता है, तो 46 में 13 ऐड किया तो 59 आ गया, हमारे हाथ में 5 बच गया है। ये 23 पचे 115 होता है, 115 और 5 120 होता है। 120 का 0 लिख दिया हमने और 12 बच गया हमारे पास। फिर 23 इंटू 3 69 होता है, 69। 69 में 12 ऐड किया 81। अब ये जो 1 है ये 1 से नहीं, हम असल में कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं। तो 100 का 2 0 लगाओ और 1 से कर लो। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 9 6 3 8 5 13 का 3 हाथ में 1 3 1 4। तो अगर तुम्हें फंडा पता है किसी भी चीज़ का कि क्यों हो रहा है वो चीज़ वैसे, तो तुम्हारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सा रास्ता होगा। ये तो बेसिक है बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट हर चीज़ में, क्वाड्रेटिक में भी अगर तुमको पता है कि जो फॉर्मूला आया वो कहाँ से आया, तो तुम्हारे पास ना दिमाग में और भी रास्ते चलते रहेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन घुमाने से